डायन का खेत। अब भैरवपुर अब कहीं मौजूद नहीं है, नक्शों में नहीं, सरकारी कागजों में नहीं और इतिहास की किताबों में भी नहीं। लेकिन जो लोग रात में उस सुनसान सड़क से गुजरे हैं वो जानते हैं कुछ जगहें मिटाई नहीं जाती, वो बस छुप जाती हैं। भैरवपुर के बाहर सरसों का एक खेत था। दिन में पीली फसल, हवा में हिलते पौधे और मिट्टी की सामान्य गंध। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वो खेत बदल जाता। रात में उस खेत से गीली सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आती थी। सरसों के पौधे बिना हवा के हिलते थे, जैसे जमीन के नीचे कुछ रेंग रहा हो। और खेत के बिल्कुल बीचों बीच था एक पुराना कुआं। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था उसे किसने बनवाया था। इतना गहरा कि उसमें पत्थर फेंको तो आवाज लौट कर नहीं आती थी। गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद उस खेत की तरफ मत देखो, क्योंकि जो देख लेता था वो फिर ठीक से देख नहीं पाता था। इस कहानी की जड़ एक औरत थी। उसका नाम था चंपा। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, विधवा थी, अकेली थी और दूसरों से अलग रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे लोग समझ नहीं पाए, और जिसे समझ नहीं पाते उसे लोग डर मान लेते हैं। जब गांव में बच्चे बीमार पड़ने लगे तो किसी को दोषी ठहराना जरूरी हो गया, और दोष चंपा पर आया। एक रात पूरे गांव ने उसे घसीटकर खेत के बीच लाया, कुएं के पास। उसके हाथ बंधे थे, चेहरा राख से भरा था। उसने आखिरी बार गांव की तरफ देखा और कहा, अगर मैं मरी तो तुम सब मरोगे। फिर आग लगा दी गई। चंपा की चीख हवा में नहीं घुली, वो जमीन में उतर गई। उसका शरीर जल गया, लेकिन दर्द, नफरत और भूख जिंदा रह गई। तीसरी रात पहली मौत हुई। एक चरवाहा खेत के पास से गुजर रहा था। उसने कहा था कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। सुबह उसका शरीर नहीं मिला, सिर्फ उसका मुंह। आंखें खुली थी, जैसे मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे देखते ही जान निकल गई हो। और जमीन पर पैरों के निशान उल्टे थे। तभी पहली बार गांव में एक शब्द बोला गया, डायन। डायन सिर्फ मारती नहीं थी, वो बुलाती थी। कभी बच्चे की आवाज में, बच्चा बाहर अंधेरा है। कभी मां की आवाज में, चाचा मुझे घर पहुंचा दो। लोग रुक जाते, और जैसे ही वो पास आते हड्डियों के मुड़ने की आवाज आती। सिर पीछे घूम जाता, आंखें काली हो जाती और मुंह से बस एक बात, बहुत भूख लगी है। सुबह सिर्फ कंकाल मिलते, कभी हाथ नहीं, कभी जीभ नहीं, कभी पूरा शरीर ही नहीं। एक रात डायन खेत से बाहर आई, सीधे एक घर में। घर में मां, पिता और 2 बच्चे थे। दरवाजे बंद थे, दिए जल रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो। मां घर के अंदर खड़ी थी। अचानक सारे दिए बुझ गए, छत से खून टपकने लगा, और अंधेरे में वो खड़ी थी। उल्टे पैर, लंबे बिखरे बाल, काली खाली आंखें। उसने धीरे से कहा, पहले बच्चा। सुबह घर खाली था, दीवारों पर हाथों के निशान थे और फर्श पर खून से लिखा था, भूख अभी बाकी है। अब गांव को सच समझ आ गया। डायन खेत नहीं थी, डायन बदला थी। बूढ़ों ने बताया कुएं में पानी नहीं है, कुआं डायन का पेट है। जिसे उसने खाया वो सब वहां कैद है। रात में कुएं से हड्डियों के रगड़ने की आवाज आती थी, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। एक रात डायन खुद सामने आई। अब वो एक नहीं थी, उसका शरीर कई शरीरों से बना था, कई चेहरे, कई जली हुई औरतें। उसने कहा, मैं अकेली नहीं थी। जमीन ने नाम बताए, 10, 20, 50 सालों से इस खेत में औरतें जलाई जाती रहीं। चंपा बस आखिरी थी। तभी बादल हटे, चांद निकला। नियम था कि अगर सच चांद के सामने आ जाए तो डायन को चुनना पड़ता है। वो सबको खा सकती थी या सबको साथ लेकर
खुद खत्म हो सकती थी। उसने अपने अंदर कैद चेहरों को देखा। पहली बार उसकी आंखों से खून नहीं, आंसू गिरे और वो धीरे धीरे कुएं में उतर गई। कुआं बंद हो गया, खेत गायब, गांव गायब। आज वहां कुछ नहीं है। लेकिन रात में अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो हवा फुसफुसाती है, अगर फिर जलाओगे तो मैं फिर लौटूंगी। कहानी खत्म। दूसरी कहानी अब आप आगे सुनने वाले हैं। गांव का नाम था भैरवपुर। नक्शे पर कहीं नहीं मिलता और मिल भी जाए तो लोग उस जगह को देखकर उंगली घुमा देते थे, वहां मत जाओ। भैरवपुर के एक किनारे पर बह रही थी काल नदी। पानी शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा दबा हुआ था जो बोल नहीं पाता, सिर्फ देखता था। दिन में बच्चे नदी के पास खेल लेते थे और रात में कोई भी नदी की तरफ पीठ नहीं करता था। पहली लाश। उस रात पूर्णिमा थी। रमेश, जो शहर से लौटा नया नया नौकरी छोड़कर आया था, नदी के पास से शॉर्टकट ले रहा था। गांव वाले मना करते रहे, रात में काल नदी के पास से मत जाना। रमेश हंस पड़ा। प्रेत भूत सिर्फ कहानियों में होते हैं। सुबह जब लोग नदी के किनारे पहुंचे, रमेश मिला। पेड़ से लटका हुआ, पर सीधा नहीं, सिर नीचे पैर ऊपर। गर्दन बिल्कुल सही थी, कोई रस्सी का निशान नहीं, जैसे किसी ने उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया हो। आंखें खुली थीं और आंखों में ऐसी दहशत जैसे उसने मरने से पहले पूरी दुनिया उलट जाते देखी हो। गांव में सन्नाटा छा गया। बुढ़िया दादी केसर एक ही बात बोली, प्रेत लौट आया। प्रेत की कहानी जो कोई नहीं बताता। बहुत साल पहले इसी काल नदी के पास एक तांत्रिक रहता था, आचार्य वैतालनाथ। लोग कहते थे वो जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता जानता था, पर उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी उल्टी दुनिया देखना, जहां जिंदा लोग मुर्दों जैसे हों और मुर्दे भगवान जैसे। एक रात उसने ऐसा तंत्र किया जो पूरा नहीं हुआ। नदी का पानी उबलने लगा, पेड़ झुक गए और आचार्य का शरीर आधा जीवित आधा मृत हो गया। गांव वालों ने उसे जिंदा ही उल्टा लटकाकर मार दिया, उसी पेड़ पर। मरते वक्त उसके मुंह से सिर्फ एक बात निकली, मैं वापस आऊंगा और तुम सबको वैसे ही दिखाऊंगा जैसे तुमने मुझे देखा। उस रात के बाद आचार्य मरा नहीं, वो प्रेत बन गया, उल्टी दुनिया का प्रेत। ये प्रेत लोगों को सीधा मारकर खुश नहीं होता था, उसे इंसान की सोच तोड़नी होती थी। वो पहले उन्हें अकेला करता, फिर धीरे से कान में बोलता, दुनिया सीधी नहीं है। और जब इंसान अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ देता, तब प्रेत उसे उल्टा लटका देता। लोग कहते थे मरने से पहले प्रेत उन्हें अपनी दुनिया दिखाता, जहां जमीन ऊपर होती है और आसमान नीचे। दूसरी घटना। इस बार श्यामलाल, गांव का सबसे नास्तिक आदमी, उसने खुद कहा, मैं आज रात नदी के पास सोऊंगा, देखते हैं कौन सा प्रेत आता है। रात आधी भी नहीं हुई थी जब उसकी चीख पूरे गांव ने सुनी। पर जब लोग पहुंचे, श्यामलाल जिंदा था। बस उसके पैर मिट्टी में धसे हुए थे, सिर हवा में लटका था। जमीन पर खड़ा होते हुए भी वो उल्टा हो चुका था। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, उसने मुझे दिखाया, हम सब पहले से ही लटके हुए हैं। सुबह तक श्यामलाल मर चुका था, पर उसकी लाश कभी सीधी नहीं हुई। डर गांव में बस गया। अब गांव में कोई रात को बाहर नहीं निकलता, पेड़ों के नीचे कोई नहीं सोता और नदी के पास जाकर पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि जो पीछे देखता, प्रेत उसे अपनी दुनिया दिखा देता। और सबसे भयावह बात, प्रेत अब सिर्फ गलती करने वालों को नहीं, बुलाने वालों को भी मारने लगा था। काल नदी का प्रेत, पार्ट 2, बुलाने वाले लोग। गांव भैरवपुर अब गांव नहीं रहा था, वो एक बंद कमरा बन चुका था, जहां हवा थी पर सांस लेने का हौसला नहीं। रात होते ही हर घर का दरवाजा बंद, खिड़कियों पर कपड़ा, और कोई अगर नदी की तरफ देखता भी तो आंखें बंद करके देखता। पहला संकेत। एक सुबह पंडित हरिशंकर के घर के आंगन में कुछ अजीब मिला। जमीन पर उल्टा बना हुआ एक यंत्र, हल्दी, लाल सिंदूर और इंसान के बालों से बना। पंडित के हाथ कांप गए। ये कोई प्रेत को रोकने का यंत्र नहीं, ये प्रेत को बुलाने का तरीका है।
गांव में सन्नाटा फिर से घनेरा हो गया। मतलब साफ था, प्रेत सिर्फ लौट कर नहीं आया था, कोई उसे बुला रहा था। रात में नदी के पास। उसी रात पंडित, गांव के 5 आदमी और एक औरत नदी के पास गए। औरत का नाम था कौशल्या, तांत्रिक की बेटी। हाँ, आचार्य वैताल नाथ की बेटी। उसने ही पहली बार सच बोला, तुम लोगों ने मेरे पिता को मारा था, उल्टा लटकाकर। अब वो वही कर रहा है जो तुमने उसे सिखाया था। पंडित ने पूछा, पर तू क्यों उसे बुला रही है? कौशल्या हंसी, पर उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ थकान थी। क्योंकि वो अधूरा है, और अधूरी चीज जब तक पूरी ना हो तब तक शांत नहीं होती। उल्टा तंत्र। रात के 2 बजे नदी का पानी हिलने लगा। पेड़ों के पत्ते सीधे ऊपर नहीं, नीचे लटकने लगे। हवा उल्टी बहने लगी। पंडित चिल्लाया, मंत्र पढ़ो, पर मंत्र उल्टा निकल रहा था। जो शब्द मुंह से निकलते वो कानों में सीधे घुसते ही नहीं। और तब वो आया। प्रेत का शरीर पेड़ से नीचे लटक रहा था, सर जमीन की तरफ, आंखें खुली हुई और गर्दन पूरी तरह घूमी हुई। उसकी आवाज सीधी नहीं थी, वो बोलता था जैसे कोई 2 लोग एक साथ बोल रहे हो। तुमने मुझे उल्टा देखा, अब मैं तुम्हें सच दिखाऊंगा। पहला बलिदान। प्रेत ने हाथ उठाया और गांव का सबसे जवान लड़का मोहन अचानक हवा में उठ गया। कोई रस्सी नहीं, कोई हाथ नहीं, बस पैर ऊपर, सर नीचे। मोहन चीखा, मैं कुछ देख रहा हूं मां, ये दुनिया झूठ है। एक जोर की आवाज हुई और मोहन 2 हिस्सों में टूट गया, जैसे जमीन और आसमान ने उसे खींच लिया हो। कौशल्या ने आंखें बंद कर ली। एक और पूरा हुआ, उसने धीरे से कहा, सच जो उल्टा था। प्रेत ने सबकी तरफ देखा। मैं सिर्फ मार नहीं रहा, मैं तुम्हें बदलने का मौका दे रहा हूं। पंडित का गला सूख गया। कौन सा मौका? प्रेत बोला, जो दुनिया तुम सीधी समझते हो वो पहले से ही उलट चुकी है। मैं बस तुम्हें उस जगह लटका रहा हूं जहां से सच दिखता है। और तब पंडित ने देखा, गांव के लोग जो जिंदा थे उनके साए उल्टे लटके हुए थे, सब पहले से ही प्रेत के जैसे थे। कौशल्या का फैसला। कौशल्या नदी के बीच तक चली गई। पानी उसके घुटनों तक था। पिता, बस करो, मैं तुम्हें पूरा करती हूं। प्रेत रुक गया। एक आखिरी क्रिया। कौशल्या बोली, या तो गांव बचेगा या तुम। प्रेत ने पहली बार सर सीधा किया और बोला, उल्टी दुनिया में कोई भी बलिदान सीधा नहीं होता। काल नदी का प्रेत, अंतिम बलिदान और उल्टा सच। नदी बिल्कुल शांत थी, पर उस शांति में सांस भी डर के साथ ही जा रही थी। कौशल्या घुटनों तक पानी में खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और हवा उन्हें ऊपर की तरफ उड़ा रही थी, जैसे आसमान नीचे हो। प्रेत अब बिल्कुल सामने था, सर पहली बार सीधा, पर आंखें अब भी उल्टी दुनिया में देख रही थी। अंतिम शर्त। प्रेत बोला, एक जान से मैं पूरा हो जाऊंगा, पर याद रखना, जो मुझे पूरा करेगा वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहेगा। पंडित हरिशंकर चीख पड़ा, कौशल्या पीछे आ जा, इसे पूरा मत होने दे। कौशल्या मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, वो मुस्कुराहट थी जो पहले ही मर चुका हो। पंडित जी, उसने कहा, गांव वालों ने पिता को मारा और मैंने सालों से उसका बोझ उठाया। आज अगर एक दुनिया खत्म होती है तो शायद दूसरी शुरू हो। उल्टा बलिदान। कौशल्या ने अपनी कलाई काटी। खून पानी में गिरा, पर खून नीचे नहीं गया, ऊपर उठने लगा। नदी का पानी काला हो गया, पेड़ झुक गए और प्रेत का शरीर कांपने लगा। बस, पंडित चिल्लाया। प्रेत ने हाथ बढ़ाया, पर कौशल्या ने खुद को उल्टा लटका दिया। हाँ, उस पेड़ पर जहां सालों पहले आचार्य वैताल नाथ मरा था। सर नीचे, पैर ऊपर, और उसने आखिरी शब्द कहे, अब तुम पूरे हो पिता। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। प्रेत ने चीख मारी, पर वो चीख आवाज नहीं थी, वो यादों का फटना था। प्रेत का शरीर सीधा हो गया,
आंखों में पहली बार शांति थी। मैं अब पूरा हूं, उसने कहा, पर पूर्णता का मतलब है छोड़ना। और वो काल नदी में घुल गया। नदी फिर से शांत हो गई, पेड़ सीधे खड़े हो गए, सब कुछ जैसे नॉर्मल। सुबह का सच। सुबह हुई, गांव वाले बाहर आए, सब कुछ ठीक था जब तक उन्होंने पेड़ों की तरफ देखा नहीं। हर पेड़ पर लोग लटके हुए थे, कोई जिंदा, कोई मरा हुआ, पर सब के सब उल्टा लटके हुए। पंडित हरिशंकर जिंदा था, पर उसका साया पेड़ से लटक रहा था। उसने कांप कर कहा, प्रेत गया नहीं है, वो हम सब के अंदर रहने लगा है। अंतिम राज। उस रात के बाद भैरवपुर गांव नक्शे से गायब हो गया। पर लोग कहते हैं, आज भी अगर किसी नदी के पास रात को जाओ और अचानक लगे कि दुनिया थोड़ी सी उलट रही है, अगर पेड़ सीधे होकर भी तुम्हें उल्टा दिखने लगे, तो समझ लेना प्रेत तुम्हें मारने नहीं आया, वो तुम्हें जगाने आया है। और अगर आवाज आए, जरा उल्टा लटक कर देखो, तो पीछे मुड़ना मत, क्योंकि जो एक बार उल्टा लटक गया वो कभी सीधा नहीं होता। कहानी यहीं खत्म होती है, पर डर यहीं शुरू होता है। अगर चाहो तो मैं भैरवपुर के गायब होने के सालों बाद लोगों ने उस गांव को कहानी समझकर भुला दिया। शहर बदल गए, सड़कें बन गईं, पर काल नदी अब भी बह रही थी। बस फर्क इतना था कि अब उसके आसपास कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक सुनसान सड़क थी जहां रात को गाड़ी चलाने वाले अक्सर महसूस करते थे कि हेडलाइट्स के सामने सब कुछ थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। ऐसे ही एक रात रोहित नाम का एक व्लॉगर अपनी बाइक पर उस रास्ते से गुजरा। उसका चैनल हॉरर और अबैंडन्ड जगहों पर वीडियोस बनाने के लिए मशहूर था। लोकल लोगों ने उसे मना किया था कि नदी के पास मत रुकना, पर रोहित ने कैमरा ऑन किया और हंसकर बोला कि ये सब पुरानी कहानियां हैं। जैसे ही वो नदी के किनारे रुका, हवा अचानक ठंडी हो गई। कैमरा की स्क्रीन पर इमेज थोड़ी सी हिलने लगी, जैसे फ्रेम सीधा होते हुए भी टेढ़ा हो। रोहित ने मजाक में कहा, काल नदी का प्रेत, अगर तू सच में है तो सामने आ। उस पल उसने महसूस किया जैसे जमीन थोड़ी सी ऊपर उठ रही हो और आसमान नीचे आ रहा हो। नदी के पानी में उसका रिफ्लेक्शन दिखा, पर वो रिफ्लेक्शन सीधा नहीं था। उसमें रोहित खुद को सिर के बल खड़ा देख रहा था। उस रात रोहित वापस नहीं आया। सुबह उसकी बाइक सड़क के किनारे मिली, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, पर उसका कैमरा थोड़ा आगे पेड़ के पास पड़ा था। जब पुलिस ने फुटेज देखी तो आखिरी फ्रेम में रोहित कैमरा की तरफ देखकर धीरे से बोल रहा था, अब समझा, हम सब पहले से ही उल्टे हैं। उसके बाद स्क्रीन बिल्कुल अंधेरी हो गई। उस घटना के बाद आसपास के शहरों में अजीब चीजें होने लगी। कुछ लोग बिना किसी वजह के पेड़ों के नीचे खड़े होकर घंटों आसमान को देखते रहते, जैसे कुछ उल्टा देख रहे हों। कुछ लोग खुदकुशी करने से पहले लिखते थे कि उन्हें सच दिख गया है। सबके शब्दों में एक ही बात होती, दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। काल नदी का प्रेत अब एक जगह बंधा नहीं था। वो हर उस इंसान के पास आ रहा था जो सच देखने की जिद करता था, जो ये मानता था कि दुनिया में सब कुछ गलत है। वो लोगों को लटकाता नहीं था, बस उनके दिमाग को उल्टा कर देता था, और जब दिमाग उल्टा हो जाता तो शरीर अपने आप ही झुक जाता। आज भी अगर किसी सुनसान सड़क पर चलते हुए अचानक लगे कि सब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, अगर पेड़ सीधे होकर भी उल्टे लगने लगे, तो समझ लेना कहानी खत्म नहीं हुई। भैरवपुर सिर्फ शुरुआत थी। काल नदी का प्रेत अब कहानी नहीं, एक सोच बन चुका है। और जब एक बार सोच उलट जाती है तो इंसान को लटकाने के लिए किसी पेड़ की जरूरत नहीं पड़ती।